Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 73 12th आर्ट 7 के अंदर हिंदी इंग्लिश मीडियम का कॉमन है। टॉपिक रहेगा जोतदार, लेसन नंबर 10 से। इसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक है जोतदार। जोतदार वेस्ट बंगाल के अंदर बड़े बड़े किसानों को कहा जाता था जो जमींदार के नियंत्रण से बाहर थे, यानी जमींदारों को भी एक तरह से एक तरफ बिठाते थे। कहने का मतलब है ये ज़्यादा प्रभावशाली थे और किसान, छोटे किसानों के लिए जोतदार बहुत अहमियत रखते थे। छोटे किसानों पर भी इनका नियंत्रण था, उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे और जमींदार भी एक तरह से इनसे दबता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली इन जोतदारों से डायरेक्टली संपर्क करना पड़ा और क्योंकि जमींदारों के साथ में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी, इसलिए स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों के साथ लिंक होने की वजह से जमींदार शहर में रहता था और जोतदार गांव में रहता था। गांव में रहने वाला व्यक्ति अन्य किसानों के साथ में संपर्क रख सकता है, उनसे बात करता है, उनसे विश्वास में उनको लेता है और उनकी सभी समस्याओं को समझता है। इस तरह की सारी सॉल्यूशंस जो हैं वो गांव में रहकर ही हो सकते हैं। जोतदार वाज ए पावरफुल फिगर। जोतदार एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली समूह था इन मैनी एरियाज ऑफ द रूरल बंगाल। ग्रामीण बंगाल के अंदर जोतदार एक शक्तिशाली समुदाय था, एक मतलब एक सामाजिक समूह कह सकते हैं। दे लिव्ड इन विलेजेस, वे गांव में रहते थे। एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स, ये सभी धनवान किसानों का एक समूह था, इसमें कोई गरीब किसान शामिल नहीं था। गरीब ना होने की वजह से ही ये इतना नियंत्रण अन्य लोगों की तरह या गरीब लोगों की तरह से रेस्पॉन्स नहीं करते थे। इनका दबाव एक अलग ही होता था, राज सत्ता पर भी इनका नियंत्रण काफी था। मोबिलाइज्ड राइट्स, ये लोग छोटे छोटे किसानों को, रैयतों को अपने पक्ष में कर सकते थे, उनको मोबिलाइज कर सकते थे, यानी उनको एक तरह से गुमराह भी कर सकते थे। अगर ये कहें कि शासन प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है तो आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर ये युद्ध के लिए या लड़ाई के लिए बोलते हैं तो सारे के सारे किसान इकट्ठे होकर लड़ाई के लिए आगे आ जाएंगे। तो एक तरह से ये नेतृत्व का काम करते थे। आसपास में इनका प्रभाव बहुत अच्छा था। इसके बाद कंट्रोल द लोकल ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, इनका स्थानीय व्यापार में बहुत अच्छा नियंत्रण था। इनके ये यानी स्थानीय व्यापार करने में भी ये बहुत आगे बढ़ चढ़ करके व्यापार में भी हिस्सा लेते थे, यानी व्यापारिक गतिविधियों को खुद अपने हाथ से करते थे। एंड मनी लैंडिंग, और साहूकार का जो काम है जिसमें पैसे किसी दूसरे को प्रदान किए जाते हैं, तो वो ये काम करते थे क्योंकि इनके पास में मोटी मोटी बचतें होती थी, यानी बचत ज़्यादा होने की वजह से ये फायदे में रहते थे। तो ये जोतदार का जो समूह है वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रामीण हल्के में रहता था, जमींदार शहर में रहता था। जमींदार का नियंत्रण इतना रैयतों पर, छोटे किसानों पर नहीं था, लेकिन इनका नियंत्रण बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा प्रभाव इनका स्थायी बंदोबस्त के अंदर देखने को मिला। अगर जमींदारों के साथ में लिंक ना करके और जो परमानेंट सेटलमेंट है या स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो जोतदारों के साथ की जाती तो वो ज़्यादा कामयाब होती, लेकिन सरकार से बड़ी गलती हुई। उन्होंने जमींदारों से रिलेशन बनाए, जमींदारों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन जोतदारों से इतना संपर्क नहीं साधा, इसीलिए ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट था। सेकंड आपका टॉपिक है जमींदार मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज। जमींदार लोग किस तरीके से अपनी जमींदार लोग किस तरीके से अपनी जमींदारी को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते थे, किस तरीके से वो उसे प्राप्त करते थे। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजी ऑफ फिक्टिशियस सेल ऑफ लैंड। इसके अंदर ये बताया गया है कि फर्जी बिक्री की जाती थी। अक्सर देखने में आता था जमींदार अपने रिलेशन के किसी दूसरे रिश्तेदार को बोली लगती थी जमीन की तो उस समय नीलामी के अंदर खड़ा कर देता था और झूठी बोली लगा करके, सबसे ऊंची बोली लगा करके दूर हट जाता था। अब उसमें लोगों को लगता था, अपने आसपास के लोगों को उनको लगता था कि भी बोली इसके नाम पे छूट चुकी है, इसलिए सौदा अब इसके नाम से तय हो गया है। दे क्रिएट हर्टल इन पोजेशन ऑफ द लैंड। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि ये जो फर्जी बिक्री होती थी इसके अंदर जो जमींदार का रिश्तेदार होता था, जमींदार का रिश्तेदार अपना भुगतान
नहीं करता था। यानी जो जमीन है वो बिक्री हो गई है, फर्जी बिक्री का आयोजन वहां पे हो गया है, लेकिन पैसे जमा नहीं कराते थे। पैसे जमा ना कराने की वजह से जो जमींदार पहले उसका मालिक था वही जमीन उसको फिर दोबारा से रिटर्न में मिल जाती है, और ये जमींदारी का नियंत्रण इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। इसके बाद दे क्रिएट हर्डल्स इन पोजेशन ऑफ द लैंड। वे दूसरा व्यक्ति अगर उस जमीन को कोई खरीद लेता है तो उस पर कब्जा नहीं देते थे, मतलब उनको अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में, कंप्लीटली नियंत्रण में बनाकर रखते थे। इस वजह से हम देखते हैं कि जो हर्डल है वो ये बाधा बना देते थे कि कब्जा नहीं देते थे। इसके बाद नेक्स्ट है दे ट्रांसफर सम ऑफ द एस्टेट्स इन द नेम ऑफ वुमेन, क्योंकि कंपनी के नियमों में या कंपनी के द्वारा इस सार्वजनिक नियमों के अंदर यह बात बताई गई थी या विवरणित थी कि महिलाओं के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो सरकार उसे जोर जबरदस्ती नहीं छीनेगी। इसलिए इन्होंने जमींदारों के पास में जितने भी जमीन होती थी उसका कुछ परसेंट इन्होंने अपने परिवार की महिलाओं के नाम पर, पत्नी या फिर माताजी या दादी जी, इनके नाम पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया ताकि उनकी जमींदारी जो है उनके हाथ से ना छीनी जाए। नेक्स्ट अटैक ऑन द न्यू बायर्स, जो भी बाहर से आने वाला खरीदार है उस पर हमला कर देते थे। वो जमीन पर कब्जा लेने जाता था, किसानों को बहका देते थे और उनको उनके लठियाल मारपीट करके भगा देते थे। इसके बाद रजिस्ट्रेड द एंट्री ऑफ परचेजर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो भी व्यक्ति बाहर से खरीदार आता था तो उसको वहां आने से रोकते थे। वो स्थानीय किसी भी जमींदार को जमीन लेने से नहीं रोकते थे, लेकिन अगर कोई खरीदार बाहर से आया है तो उसको ना तो स्थानीय किसान ना ये जमींदार उसको वहां ठहरने देना चाहते थे और उसे रुकने भी नहीं देते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से उनके खिलाफ कोई भी एक्शन उन्हें लेना पड़े तो वो लेते थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द पहाड़ियाज रेस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर। पहाड़िया लोग, अगर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति है, कोई भी आउटसाइडर आता है या बाहर से कोई भी व्यक्ति इस तरह का है जो आकर के वहां रहना चाहता है, पहाड़िया इलाके के अंदर रहना चाहता है, तो उन पहाड़ियों के अंदर, क्योंकि पहाड़िया लोगों की एक पॉलिसी थी, उनकी ये नीति रहती थी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन वहां पे मौजूद है उन सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पहाड़िया लोगों का अपना जन्म से ही उसका नियंत्रण मानते थे, अपना मानते थे, और अगर कोई बाहर से कोई समुदाय वहां पे आता है तो उसका अपना दुश्मन समझते थे। यहां पर संथाल लोग जैसे ही पहाड़ियों के अंदर बसाए गए तो इनको संथाल लोग अपने दुश्मन नजर आने लगे, लेकिन धीरे धीरे संथाल लोगों ने अपने पैर जमाने वहां शुरू कर दिए। ऊपर से अंग्रेजों का सपोर्ट संथाल लोगों के साथ में था। पहाड़िया लोगों को और सिमट कर ऊपरी पहाड़ियों के अंदर जाना पड़ा, जहां पर बंजर जमीन ज्यादा थी, उपजाऊ भूमि बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से उनके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हुई। इसके बाद दे नेगोशिएटेड पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर्स। वे क्या करते थे? नजरअंदाज करते थे, कोई भी राजनीतिक संबंध बाहर से आने वाले के साथ में नहीं करते थे। किसी भी तरह की कोई संधि, कोई समझौता या किसी भी तरीके से उसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे। दे कैरीड ऑन ए वार विद आउटसाइडर। वे अक्सर क्या करते थे, जैसे ही कोई बाहर से व्यक्ति या समुदाय बाहर से आता है तो तुरंत उसके खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा देते थे, उनसे साथ लड़ाई करते थे, उनको मारपीट करके भगा देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। इसके बाद दे रजिस्टर्ड इन द इनहैबिटेशन ऑफ संथाल। वे संथाल लोगों के द्वारा जो वहां पर उनके घर बनाए गए थे, जो गांव बसाए गए थे, उनको उजाड़ना चाहते थे। यानी वो वहां पर उनका इनहैबिटेशन जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि इससे उनकी आजीविका, खुद की आजीविका जो थी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि उनकी मुख्य आजीविका थी लूट खसोट करना, और अब लूट खसोट करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए भुखमरी के शिकार हो गए, वो और ज्यादा गरीब हो गए। पहले भी गरीब थे लेकिन अब और ज्यादा गरीब हो गए। जैसे बाहर का कोई भी व्यापारी अगर वहां से यात्रा करता है तो उस व्यापारी को उस मार्ग से गुजरने के नाम पर वो टैक्स लेते थे, जबकि संथाल लोग इस तरह का कोई टैक्स नहीं लेते थे। इसलिए इनकी आजीविका पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगर ऑफ डेक्कन राइट्स, यानी दक्षिण के अंदर किसानों का क्यों मतलब गुस्सा उबल पड़ा, यानी वो क्यों गुस्से में आ गए व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वहां की जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर की उसके खिलाफ। अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, उन्होंने साहूकारों के खिलाफ एक मतलब क्यों गुस्से का इजहार किया है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू एक्सटेंड लोन्स टू रैयत्स। इसमें बताया गया है कि साहूकार आगे
और पैसा किसानों को लोन पर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पहले जो पैसा नहीं आया उसका बहाना करके या पहले जो पैसा दिया गया है उसका ब्याज समेत रिटर्न ना पा करके उन्होंने आगे और पैसा देने से मना कर दिया। इसलिए किसानों को फसल बोने में, फसल का विकास करने में या किसी भी तरीके से उत्पादन करने में बड़ी परेशानी हुई और अपना घर चलाने में भी परेशानी हुई। मनी लेंडर्स वर डिसोबेइंग द ट्रेडिशनल कस्टमरी नॉर्म्स। साहूकार लोग वहां के स्थानीय नियमों, रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रहे थे। रिवाज ये होता था कि मूलधन कभी भी ब्याज से कम, ब्याज से मतलब ब्याज ज्यादा नहीं लिया जा सकता है, मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता है। जबकि वहां एक उदाहरण देखने को मिलता है कि मात्र 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए ब्याज लगा करके उससे वसूला गया, जो कि एक उदाहरण बनता है इस तरह के नॉर्म्स का डिशोबे करने का। यानी साहूकार जो हैं वो डिशोबे कर रहे थे इस तरह के रिवाजों को कि छोटी छोटी रकम, छोटा छोटी मूल राशि वो किसी को प्रदान करते थे और उसके बदले में बहुत सारा ब्याज के रूप में पैसा कमाना चाहते थे। अनपेड अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट वाज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड। जो पैसा नहीं दिया गया है उस पैसे को ब्याज समेत जोड़ने के बाद नई राशि उनको प्रदान करते थे, और इतना पैसा जो किसानों पर बोझ के रूप में लाद दिया गया, जो कि एक व्यवस्था के खिलाफ उनमें गुस्से का कारण बना। नेक्स्ट है नो रिसिप्ट वाज गिवन। अगर किसान ने पैसे जमा करा दिए तो उसकी कोई रसीद उसे नहीं दी जाती थी, जो कि एक धोखा था। अगर पैसे मान लीजिए किसी एक किसान के पास में 20,000 रुपए उस पर लोन है और उसने पैसे जमा करा दिए 18,000 रुपए, 2,000 रुपए बच गए, तो उसके पैसे की कोई रसीद उसको नहीं देते थे। बच गए 2,000 पर एक जीरो और लगाने के बाद वो 20,000 बन जाते थे। इस तरीके का काम, धोखाधड़ी उनके साथ अक्सर होती थी। इस वजह से जो वहां के स्थानीय किसान थे, रैयत किसान थे, उन्होंने बार बार दक्कन के जो रैयत थे उन्होंने विरोध किया इस बात का। रैयत कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स। साहूकार लोगों का रैयतों के द्वारा बार बार उनके बारे में शिकायतें की गई, क्योंकि उनकी व्यवस्था ही कुछ इस तरह की थी। इसमें रैयत लोगों ने ये बताया कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, पैसे हम इनसे लेते हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं, रसीद नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। तो इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार ये सभी टॉपिक आप फिर दोबारा से देख सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका जोतदार, जो कि एक शक्तिशाली समुदाय है, वेस्ट बंगाल का, ग्रामीण हल्के में रहता है, गाँव में रहता है और एक तरह से कड़ी का काम करता है एक जमींदार और एक छोटे किसान के बीच में। एक कड़ी का काम बहुत प्रभावशाली समुदाय है, धनवान किसानों का समूह है और इनका कहना छोटे किसान मानते हैं। ये चाहे तो आंदोलन करा दें, ये चाहे तो युद्ध भी करा दें। लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडर्स, और इस तरह से ये साहूकार का काम भी करते हैं। स्थानीय व्यापार में भी इनकी हिस्सेदारी बहुत अधिक है। इसके बाद जमींदारी को किस तरीके से नियंत्रण में लेते थे जमींदार, यानी यहाँ पे इस टॉपिक के विषय में चर्चा की गई है। पहला है ये किस तरह की पॉलिसी अपनाते थे। फर्जी बिक्री करा लेते थे, अपने ही किसी रिश्तेदार को नीलामी में खड़ा करके ज्यादा ऊंची बोली देने का वादा किया जाता था और बाद में उस वादे को निभाया नहीं जाता था, पैसे का भुगतान नहीं करते थे। दे क्रिएट हर्डल्स इन पोजीशन। अगर बाहर से कोई भी खरीदार आता है तो उसको कब्जा नहीं देते थे। नेक्स्ट है अटैक्ड ऑन द न्यू बायर्स। इससे पहले दे ट्रांसफर्ड सम ऑफ द एस्टेट्स इन द नेम ऑफ वुमेन। कंपनी के अंदर ये नियम था कि अगर महिला के नाम से कोई संपत्ति है तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं छीना जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिलाओं, अपने घर परिवार की महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी और इस वजह से उनकी जमीनें इस तरीके सुरक्षित रही और उन्हीं के पास नियंत्रण में बनी रही। अटैक्ड ऑन द न्यू बायर्स। बाहर से कोई नया खरीदार आता है उस पर हमला कराते थे अपने लठियालों से। और रजिस्टर्ड एंट्री ऑफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कोई भी आता है तो उसको रोकने के पूरे इंतजाम किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 3, पहाड़िया लोग किस तरीके का रेस्पॉन्ड करते थे अगर कोई भी बाहर से आउटसाइडर आता था उसके खिलाफ। सबसे पहले वे नेगोशिएटेड पॉलिटिकल रिलेशंस। वे हर तरीके से राजनीतिक या राजनयिक संबंध, किसी भी तरीके से सामाजिक संबंध नहीं रखना चाहते थे, नजरअंदाज करते थे बाहर से समुदाय से आने वाले व्यक्ति के साथ में। एंड दे कैरीड इन ए वार विद आउटसाइडर। वे हमेशा ही अक्सर बाहर से आने वाले के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा देते थे। दे रजिस्टर्ड इन द इनहैबिटेशन ऑफ संथाल्स। वे संथाल लोगों की बस्ती को पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि ये यहां से चले जाएं।
इससे आगे जो दक्कन के रैयतों का गुस्सा साहूकारों के खिलाफ क्यों फूटा, तो उसके बारे में है। सबसे पहले मनी लेंडर्स उनको लोन नहीं दे रहे थे। अब लोन नहीं मिलता है किसान को समय से, तो वो अपना काम कैसे कर सकता है। आज के समय में भी समस्या ऐसी ही है, लेकिन सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि किसानों को टाइम से बैंक के जरिए लोन मिल जाता है, जिसमें कोई समस्या नहीं आती। वो अपना काम टाइम से कर लेते हैं और जैसे ही काम पूरा होता है उनकी बचत सालाना जो भी है या वार्षिक है, छमाही है, तो जितना भी बचत उनकी होती है वो उसके हिसाब से डिपॉजिट कराते रहते हैं। ऐसा नहीं कि डिफाल्टर अब नहीं है, डिफाल्टर हुए हैं अब भी, उस समय भी डिफाल्टर होते थे, लेकिन इनके कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। आज के समय में डिफाल्टर हैं, लेकिन सरकार के पास नियंत्रण के तरीके भी अच्छे हैं। इसके बाद मनी लेंडर्स वर डिसोबिंग द ट्रेडिशनल कस्टमरी नॉर्म्स, वे स्थानीय रिवाजों का पालन नहीं करते थे। मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूल करते थे, यानी मूलधन कम राशि और उससे ज्यादा ब्याज वसूल करते थे। जैसे 100 रुपए के ब्याज पर 100 रुपए का मूलधन, उस पर 2000 रुपए ब्याज के वसूल करना, ये बिल्कुल नाजायज था। एक उदाहरण है इस एग्जाम्पल को लेकर। अनपेड अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट वाज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड, जो जिस राशि का भुगतान नहीं किया गया है उसको भी इसमें शामिल किया जाता था। और रैयत लोग ये भी शिकायत करते थे कि उन्हें अगर भुगतान कर दिया है, कुछ राशि उनमें से पेमेंट कर दी है, तो उस पेमेंट की उन्हें कोई रसीद नहीं मिलती थी, जो कि प्रूफ नहीं था, एक तरह की धोखाधड़ी थी, शोषण था। और रैयत लोग अक्सर साहूकार लोगों का हमेशा ही शोषण करने की घटनाओं की दुहाई देते थे। रैयत लोग कंप्लेंट करते रहते थे कि जो साहूकार हैं सिर्फ उनका शोषण करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं और उन्हें समय से पैसा नहीं मिलता, धोखाधड़ी करते रहते हैं। उनके बही खातों को हम देख नहीं सकते हैं, बही खातों में वो जितने पैसे भुगतान के रूप में आए हैं उसको और बढ़ा लेते हैं और इस तरीके के जाली आंकड़े भर के उसको मतलब आगे वसूलने का काम भी करते हैं। धन्यवाद।